हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम बिंदास होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए बेटा क्लास 10th के एमसीक्यू को टारगेट करते हुए ब्रह्मास्त्र सीरीज को लॉन्च किया था और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के मैं पार्ट 3 आपके लिए बेटा अपलोड कर चुका हूँ। नहीं देखा है तो अभी तक जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारे पार्ट्स को आप देख सकते हैं जाकर के। और 20 से 25 मिनट में बेटा मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में आने की गारंटी देता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, ये सीरीज कंप्लीटली आपको देखना है। और ये आज आपका रहने वाला है पार्ट 4 है बेटा। आपका कौन सा पार्ट है आज? आज आपका पार्ट 4 है। चलिए तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि हमको लिमिटेड टाइम में ये सीरीज बेटा पूरा करना है। टोटल 10 पार्ट आपके लिए देने वाला हूं मैं और 200 क्वेश्चन की सीरीज में से गारंटी देता हूं बेटा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फंसेंगे, आपको करके जाना है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताएंगे कितना रहने वाला है। आप इसको चेक करिए, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, नहीं होता है उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा आपका? p इक्वल टू 2 रेस टू 3 3 रेस टू 2 इंटू 5 एंड q इक्वल टू 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 3, देन द एलसीएम ऑफ p एंड q। देखो बेटा, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? p को अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 3 रेस टू 2 इंटू 5 और Q को यहाँ पर लिखा है बेटा 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 3, तो आपको पता है एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। इसका मतलब कॉमन मल्टीपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 रेस टू 3 हो रहा है इसमें से, और इसमें देखा जाए तो बेटा 3 रेस टू 3 हो रहा है, और ये भी बच गया, इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, कॉमन जो होता है उसमें मैक्सिमम पावर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर रहेगा ये आपका सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, केवल मैक्सिमम पावर वाले को करते हैं। और ये ऑप्शन नंबर आपका डी रहने वाला है, पहला ऑप्शन। पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 रेस टू n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। देखिए ये किस डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता है, तो आप इसमें साइक्लिसिटी समझ लीजिए बेटा। 3 का पावर 0 होता है 1, 3 का पावर 1 होता है बेटा 3, 3 का पावर 2 होता है बेटा आपका 9, 3 का पावर 3 होता है आपका 27, 3 का पावर 4 होता है बेटा आपका कितना 81। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, तो फिर से देख लीजिए ये पावर, यानी कि यहाँ से साइक्लिसिटी आपकी वापस आना स्टार्ट हो जाती है। फिर से 9 आएगा, फिर से 7 आएगा, फिर से 1 आएगा। अब साइक्लिसिटी यही आ रही है, तो बेटा फिर हम क्या देखेंगे, ऐसा कौन सा डिजिट है जो नहीं आ रहा है? ये आ चुका है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो एक यही ऐसा नंबर है जो एंड में कभी भी आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए प्राइम नंबर हैज exactly one prime factor, exactly two prime factor, at least one prime factor, at least two prime factor। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या है, सपोज 2 है, इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 into 2, तो प्राइम फैक्टर तो इसका एक ही हुआ ना, तो क्योंकि 1 तो प्राइम होता नहीं है, तो 2 प्राइम होता है, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर होता है प्राइम नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बेटा फोर्थ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन बेटा किस लिए होता है? a1/a2। अगर बेटा आपका इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो आपको मिल जाता है यूनिक सॉल्यूशन, आपको पता है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। a1 क्या है बेटा मेरा? तो a1 है मेरा k अपॉन a2 कितना है, यहाँ पर दिख रहा है 2। फिर हमको देखना है बेटा b1 कितना है 2 और b2 कितना है बेटा 1। अब इसको देखिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बेटा k डज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, k डज नॉट इक्वल टू 4 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये आपका देखो, x इक्वल टू रूट एक्स, x does not equal to 0 is expressed as the quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, then value of a plus b plus c। मतलब ये एक इक्वेशन दिया है बेटा, x इक्वल टू रूट एक्स, हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x, इधर ट्रांसफर किया तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब a का वैल्यू है बेटा 1, b का वैल्यू है -1, c का वैल्यू है 0, तीनों को प्लस करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि a+b+c इक्वल टू आपका आंसर रहने वाला है 0। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, ए पॉइंट है आपका 1,2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक मिड पॉइंट आपको दिया गया है। पहला पॉइंट है आपका 3,5 और दूसरा पॉइंट है बेटा आपका 2a, b, और इसका जो मिड पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 2, यानी 1,2। तो मिड पॉइंट कैसे मिलता है? x1 + x2 यानी कि 3 + 2a अपॉन 2 करते हैं और आपका मिड पॉइंट मिलता है जो आपका 1 है। 2 इधर जाएगा तो 3 + 2a इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2a का वैल्यू देखेंगे तो बेटा 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -1 बचेगा और a का वैल्यू -1/2 रहने वाला है। a का वैल्यू -1.2 आ गया, इसका मतलब ये इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। अब आगे चेक करते हैं, यानी कि 5 + b
अपॉन 2 इक्वल टू 2 आना चाहिए। 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 प्लस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, और बी का वैल्यू -1 आने वाला है। तो बेटा बी का वैल्यू -1 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखना है तो सपोज देखिए मेरे पास ये होता है बेटा आपका कार्टेशियन प्लेन। इस पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो यहाँ से कहीं ऐसे करूंगा, यानी एक्स पर चलेगा ये इतना -3, और वाई पर कितना चलेगा बेटा ये 4। एक्स पर कितना चल गया बेटा ये -3, और वाई पर कितना चल गया ये 4। इसका मतलब वाई से कितना डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस तो ये है ना मेरा, तो इससे डिस्टेंस जो है बेटा -3 है, और डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि बेटा 3 यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर, डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस ध्यान रखना कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे एक आइडेंटिटी पता था बेटा, क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इस जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इस जगह पर, और ये भी tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि 30 है, तो यहाँ पर 30 पुट करेंगे तो यहाँ भी 30 रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ये बन गया बेटा 1 + 2 tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। अब देखो अपॉन में क्या है, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे आ जाएगा 1। ऊपर tan 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, तो बेटा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/3। ये आंसर आ गया 1 + 2/3। नीचे 1 है, उसका खत्म हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है। 3 + 2 यानी कि 5/3। 5/3 देख लीजिए आपको कहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंसेप्ट क्लियर है। मैंने वन शॉट वीडियो आपको दिया था बेटा पूरा, अगर वन शॉट भी नहीं देखें तो इस टाइम भी आप देख सकते हो। 40-40 मिनट के वन शॉट सारे चैप्टर के मैंने आपको दिए हुए हैं। एक दिन में 4 चैप्टर आप कवर कर सकते हो अगर कंटिन्यू 4 घंटे आपने स्टडी किया। मैथ्स के पेपर में आपको टाइम इतना मिल रहा है, आप कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बना दीजिए, ऑलवेज आपके सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये तो क्या है, क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर कब होंगे, यही होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मुझे पता है ना। क्या पता है कि सर इसके जो एंगल होते हैं ना ये 60-60 होते हैं, और सिमिलरिटी के लिए 60-60 होना यानी कि तीनों एंगल का इक्वल होना हमें पता है, जरूरी है। तो ये हो गया आपका कहानी खत्म। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल मेक अ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरपी। देखो एबीसी को क्यूआरपी के सिमिलर करना है, यानी कि सीक्वेंस याद रखना कि जो ए बी है साइड वो इक्वल होना चाहिए क्यू आर के, और बेटा आपका जो बी सी है वो इक्वल होना चाहिए किसके, आर पी के, और बेटा आपका जो ए सी है वो इक्वल होना चाहिए क्यू पी के। ये सीक्वेंस याद रखना तीनों साइड्स का। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या क्या दिया है, तो एक्स और वाई का वैल्यू आपसे पूछा है। इसका मतलब ये है कि ये बी सी मुझे दिया है, और बी सी किसके इक्वल होगा, आर पी के। अब बी सी और आर पी का जो रेशियो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल दिखना चाहिए, तो बी सी और आर पी कहाँ पर है, तो बी सी और, सॉरी, बीसी के साथ आरपी आएगा, करेक्ट है। तो बीसी तो ये है 2.5, तो आरपी कहाँ पर है, पहले मैं ये देखता हूँ ए बी। ए बी के सामने क्या आ रहा है बेटा, क्यू आर। अब ए बी यहाँ पर 2 है और क्यू आर कितना है, 4 है, इसका मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कितना हो रही है, 1/2 हो रही है, यानी कि जस्ट डबल हो रही है। डबल हो रही है तो इसका भी डबल हो जाएगा। इसके सामने कौन आ रहा है, बीसी के आरपी, तो ये 5 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू तो बेटा 5 आ गया। इसका भी डबल हो जाएगा 6, तो बेटा वाई का वैल्यू 6 आ गया, सिंपल है, हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 6 है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, इन द गिवन फिगर फ्रॉम विच पॉइंट कैन अ टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन टू द सर्किल विद रेडियस आर। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। अब मुझे एक चीज बताइए, ये सर्किल है, इसके आसपास में कहीं भी पॉइंट बना दूंगा, सारे पॉइंट से मैं टेंजेंट बना सकता हूं, लेकिन एक पॉइंट मैंने इसके अंदर बना दिया, तो इससे टेंजेंट कैसे बनाऊंगा मैं, आप बताइए। इससे सीकेंट बन सकता है, कॉर्ड बन सकता है, रेडियस पास हो सकती है, बट बेटा इससे टेंजेंट कैसे बनेगा, ये टेंजेंट नहीं बन सकता है। टेंजेंट ऑलवेज एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे बन सकते हैं ना, पता है आपको ये सारे। तो इसमें देखो, इस वाले से तो इसके साथ बन सकता है, ये दो बन जाएंगे। इस वाले से तो ऑलरेडी ऐसे बन सकता है, इस वाले से ऐसे बन सकता है, लेकिन बेटा वाई से नहीं बन सकता है, तो वाई पॉइंट से आप नहीं बना सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम सी। ए पॉइंट का सी से कितना एलिवेशन है, ये वाला एंगल पूछा गया है। एंगल निकालने के लिए आपको पता है, अगर मैंने P अपॉन एच फाइंड किया या B अपॉन एच फाइंड किया, या बेटा मैंने P अपॉन बी फाइंड किया, तीनों के रेशियो मुझे पता रहना चाहिए।
तीनों का रेशियो मुझे पता रहना चाहिए। P अपॉन अगर H निकालता हूँ बेटा तो 2/4 आ रहा है और इसका आंसर आ रहा है 1/2। P अपॉन H की वैल्यू होती है बेटा साइन थीटा की वैल्यू, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो कब 1/2 होती है, तो बेटा आपको मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि एंगल आपका 30 डिग्री रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। एकदम समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज 1/8। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/, थीटा वाई 360। क्या होता है बेटा, वापस लिख देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 1/8 ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल, और एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट मेरा कैंसिल हो रहा है। मुझे चाहिए था थीटा का वैल्यू 360/8 आ जाएगा, 360 इधर चला गया, 8 डिवाइड में ही रहेगा। इसको मैंने डिवाइड किया तो बेटा कितना आता है 8 4 जा और 8 5 जा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू मिला रहने वाला है बेटा मेरा 45। आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन आपका 14 क्या कह रहा है। अभी देखिए सारे ही क्वेश्चन आपको देखने में लग रहे होंगे कि इजी है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं है। यही सब कहानी आपको देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आपको पूछा जा रहा है ऑफ द सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर इज। पेरीमीटर पूछा गया है जिसका सर्कमफेरेंस आपको दिया गया है 22। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा सर्कल का 2πr, जो आपको गिवन है 22। पाई आर का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा बेटा तो 11 आ जाएगा। अब मैंने पाई आर क्यों निकाला, तो क्वाड्रेंट का आपसे पेरीमीटर पूछा गया है 1 यानी कि थीटा बाई 360 निकालते हैं, 90 डिग्री एंगल होता है तो 1/4 आता है, तो 1/4 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 2πr आता है, तो यहाँ पर 2πr लिख दीजिए। अब बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 पाई आर हो गया। इसका मतलब वैल्यू कितना है, पाई आर का वैल्यू 11 है। तो बेटा यहाँ से एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि क्वाड्रेंट का जो है, जैसे देखो क्वाड्रेंट कैसे बनता है, बना के दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, इसका वैल्यू मुझे कितना मिलने वाला है, तो इसका वैल्यू बेटा 11 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, और ये आंसर कितने आने वाला है, तो ये आने वाला है 5.5। अब ये तो 5.5 आ गया सर, क्या यही आंसर है क्या, नो। पेरीमीटर में बेटा ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो बेटा रेडियस कितना है, तो रेडियस यहां से निकाल देते हैं। देखिए r इक्वल टू 11/22 इंटू 7 ऊपर जाएगा, ये बेटा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू 3.5 आएगा, और r का वैल्यू 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा आंसर हो जाएगा 7, और 7 इसके साथ प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5। इसका मतलब पेरीमीटर सब पूरा बाउंड्रीज को प्लस करते हैं, और बाउंड्रीज को प्लस करने के बाद मुझे 12.5 आंसर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ए कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम हाइट एंड द सेम रेडियस, द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये वॉल्यूम किसका होता है, सिलेंडर का होता है। ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1/3। इसका मतलब 1:3 आपका आंसर रहने वाला है, 1:3 आपका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 23 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है, तो आपको पता है जो मॉड जहां पर भी आपको मिलता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां ज्यादा होती है वही आपका मॉडल क्लास होता है। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहां पर है बेटा, यहाँ पर है। इसका आपको चाहिए क्या, लोअर लिमिट दिख रहा है 30 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, है एकदम बढ़िया लग रहे होंगे आपको भी, और बहुत अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन आपको दिया है बेटा, मोड आपको दिया है, देन वैल्यू ऑफ मीडियन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड होता है। अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको मीन गिवन है और आपको मोड गिवन है, तो मीन का डबल करेंगे यानी कि 30 हो जाएगा, मोड आपका कितना है 12 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 42 आएगा। यहाँ पर मीडियन मुझे निकालना है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो बेटा एम कितना आ जाएगा देखिए जरा, 14 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 14 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। जहां भी आपको डाउट आ रहा है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सारी चीजें बेटा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपका, और जो आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो भी मैं देने की कोशिश करूंगा। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, द लेट ई डिनोट द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन द बोथ डाइस इज एट लीस्ट
9। एटलीस्ट 9 का मीनिंग है बेटा 9 होना चाहिए या 9 से बड़ा हो सकता है सम, जो नंबर जो वहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है 9 सम कब हो सकता है? 9 सम हो सकता है बेटा 3 और 6 आने के बाद, या 6 और 3 आने के बाद। क्लियर हो गया? या फिर आपका 4 और 5 आने के बाद हो सकता है, या 5 और 4 आने के बाद हो सकता है। और कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। सर इसके बाद 10 भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो 10 कैसे हो सकता है सर? 10 ऐसे हो सकता है सर 6 और 4 आ जाए, या फिर 4 और 6 आ जाए। सर और कैसे? 5,5 भी सर हो सकता है 10। फिर और क्या हो सकता है सर 10 की वैल्यू? और भी कुछ पॉसिबल है क्या सर? और कोई पॉसिबल नहीं है। तो 11 हो सकता है सर? हो सकता है। कैसे होगा? तो 6 और 5 हो सकता है सर, और 5 और 6 हो सकता है। और भी 11 आ सकता है क्या सर? नहीं सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अभी देखिए इसमें कोई और ऑप्शन बचा है क्या? 9 आने के लिए 3 6 और 6 3 हो गया, 4 5 और 5 4 हो गया, करेक्ट है। और 10 आने के लिए बेटा 6 4 हो गया, 4 6 हो गया। 11 आने के लिए 10 आने के लिए 5 5 भी हो गया, ओके। और 11 आने के लिए 6 5 हो गया। अभी आपका 12 और आ सकता है बेटा, 6,6। अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। देखेंगे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैक्सिमम नंबर आपका 10 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 20 यानी 19th क्वेश्चन क्या है? असर्शन रीजन है, चेक करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा क्या? देखो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, सॉरी 1 है, और कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? देखिए मैंने आपको बताया था साइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा अगर मैंने किया तो क्या होगा, ये बन जाएगा बेटा मेरा कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से समझ लेना। साइन थीटा की वैल्यू तो 1 दे रखी है, कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि क्या होगी, तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो 90 डिग्री पर होती है। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, ये भी 90 डिग्री पर होती है। इसका मतलब ये तो बेटा मेरा करेक्ट हो गया, असर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्या इस वजह से ये हो रहा है? तो ऐसा तो नहीं है, ये तो एक आइडेंटिटी है। इसका कोई लॉजिक नहीं कि इसकी वजह से ये वैल्यू होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब रीजन बेटा मेरा रॉन्ग है, असर्शन मेरा जो है बेटा करेक्ट है। इसका मतलब जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि असर्शन मेरा करेक्ट है और रीजन मेरा रॉन्ग है, तो आप देख लीजिए कौन सा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। असर्शन क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। क्या सारे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होते हैं? नो बेटा, इमेजिनरी रूट्स भी तो होते हैं, है ना। नो रियल रूट्स भी तो निकलते हैं ना, वो भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं होता है एवरी टाइम, तो ये रॉन्ग हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटमोस्ट 2 ही 0 रख सकता है, और उससे ज्यादा रख ही नहीं सकता है। इसका मतलब बेटा आपका असर्शन तो है रॉन्ग, रीजन है आपका करेक्ट। इसका मतलब असर्शन है बेटा आपका फॉल्स, रीजन है करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। और नाउ आपके 20 क्वेश्चंस में से क्या स्कोर आया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो या इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और पार्ट्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। और किस टॉपिक का चाहिए, साइंस में चाहिए तो मुझे बताइए, साइंस में किस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए, या फिर कंप्लीट कंबाइन साइंस का चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेकर के आ सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से आपके लिए नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट 5th में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।